हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास से हमारी ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और हम लोग विश्व जनसंख्या में हम लोग ये चैप्टर आपका देख रहे थे और आपको कंफर्म होना चाहिए। इसी में मैंने आपको कल सबसे पहले आपको चैप्टर बताया था। चैप्टर था विश्व जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व और वृद्धि के विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे। ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत गौर करके एक एक करके हम यहाँ तक आपका पढ़ चुके थे कि जो आपके विश्व के आपके प्रमुख महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व कितना है, इतना हम लोग आपका समझ चुके थे। ठीक है। चलिए आप इसके आगे देखते हैं। आपको ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस बना कर रखिएगा सब लोग। ठीक है। ठीक, ध्यान दीजिए। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में ध्यान दीजिए, चार कारक बड़े महत्वपूर्ण है इसमें। भौगोलिक कारक में सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला भौगोलिक कारक में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। दूसरा इसमें जो आपका भौगोलिक कारक है वो देखिए भू आकृति। ठीक है। और तीसरा देखिए जलवायु। और आपका फोर्थ नंबर देखिए आपका मृदाएं। ठीक है। तो ये है भौगोलिक कारक को। सबसे पहले जनसंख्या को आपका प्रभावित करने में भौगोलिक कारक, उसके चार फैक्टर हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहां पर जनसंख्या अधिक होगी या उसको प्रभावित और कैसे करेगा। पहला फैक्टर, अगर कहीं पर भौगोलिक कारक आपका मजबूत होगा तो मान लीजिए वहां पर जनसंख्या कम या अधिक पाई जाएगी। एग्जाम्पल के तो समझिए, अगर कहीं पर जल की उपलब्धता बहुत अच्छी है तो वहां लोगों की पॉपुलेशन, लोगों का बसावट कैसा होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, गंगा यमुना का जो आपका दोआब क्षेत्र है, उधर सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो आपका दोआब है, क्लियर है, सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदी है, जितनी भी आपकी नदियां हैं उनके पास पड़ोस के रीजन को देखिए, वो क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या घनत्व वाला है। क्यों? क्योंकि वहां क्या है, जल की उपलब्धता है इसी वजह से। और जल अगर वहां अच्छा है तो वहां क्या होगा, वहां मृदा भी बड़ी अच्छी होगी। जहां पर आपका मृदा ज्यादा आपके फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वहां पर लोगों की पैदावार, खाद्यान्न संबंधी चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध होती हैं और लोगों को ऐसा कोई दिक्कत का सामना इनको करना नहीं पड़ता है। ये सारी चीज इसके अंतर्गत आती है। अगला है इसमें आपका भू आकृति। कि भू आकृति का मतलब है आप पर्वत में रह रहे हैं, मैदान में रह रहे हैं, आप पठार में रह रहे हैं, आप मरुस्थल में रह रहे हैं। ये चीज हमको देखनी और नोटिस करनी होती है कि हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, मैदान में है, पर्वत में है, पहाड़ में है, पठार में है। ये चीजों को हमको ध्यान देना होता है।
अगर हम मैदान में रह रहे हैं तो यानी कि कृषि खेती करने योग्य चीजें उपलब्ध होंगी, अच्छी चीजें हमको मिलेंगी। जलवायु कैसी है, सम है या विषम है? सम का मतलब है जो मानव के अनुकूल, विषम मतलब अब आप देखिए किसी व्यक्ति को अगर आपका लद्दाख छोड़ दिया जाए, क्या वो आपका सरवाइव कर पाएगा? जो लोग वहां के हैं वही लोग सरवाइव अब करेंगे। इसलिए जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है या जहां पर बहुत ज्यादा हार्ड आपकी जलवायु है, कह सकते हैं जहां मानव योग्य रहने लायक जलवायु ना हो, वहां जनसंख्या आपका कम देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? तो आपने जलवायु और आपके ये जो सारे कारक हैं किस प्रकार अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, ये आपने इसमें अच्छे से समझ लिया होगा कि इनकी क्या उपयोगिता है। क्लियर है? ध्यान देंगे इससे आगे और बढ़े। अगले पॉइंट पर हम लोग इसमें चलते हैं। ठीक, और जो इसका अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर हम बात करेंगे, वो क्या है? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को हम लोग देख रहे हैं। आर्थिक कारक में इसके जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं हम उनको देखिए। सबसे पहले खनिज, दूसरा क्या होगा? खनिज के अलावा जहां पर रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, पिलर है नगरीयकरण। तीसरा क्या है? नगरीयकरण। और सॉरी तीसरा तो ही हो गया, और अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, और इसी में जो आपका तीसरा है अलग हो गया, एक हो गया भौगोलिक, एक हो गया आर्थिक, और एक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। क्लियर है? इनको आप लिखिए, फिर उसके बाद हम इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। तो जनसंख्या का भौगोलिक फैक्टर को हम लोग देख चुके हैं, अब इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा इसी में जनसंख्या वृद्धि। अब आर्थिक कारक को समझने का प्रयास करते हैं। जहां पर आपका खनिज तत्वों की प्रधानता होगी, भाई अगर कहीं पर खनिज ज्यादा है तो वहां जनसंख्या आपका निवास करती है। अब आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, आप झारखंड को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये जो खनिज पदार्थ है ज्यादा मात्रा में उत्खनन होते हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी खासी आपका निवास करती है। अगला देखिए इसमें नगरीयकरण, जहां पर आपका सेटलाइजेशन होता है। आप देखिए दिल्ली को देखिए, चेन्नई को देखिए, कोलकाता को देखिए, मुंबई को देखिए, बेंगलोर को देखिए, आप इलाहाबाद को देखिए, आप पुणे को देखिए। ये ऐसी सिटी हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देगी। क्लियर है? अगला है औद्योगिकरण, जहां पर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जहां पर आपका बहुत ज्यादा आपकी फैक्ट्री आती है। जैसे गुजरात का जामनगर वाला जो पार्ट है, हरियाणा में गुरुग्राम वाला पार्ट है। क्लियर है? हमारे उत्तराखंड में अगर आप लोग देखोगे तो नैनीताल हल्द्वानी जो आपका रुद्रपुर वाली बेल्ट है, देहरादून में आपका सेलाकुई, हरिद्वार में जो आपका सिटकुल है, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ बड़ी आपको पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लोग अपने रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं और उसके पास पड़ोस के क्षेत्र में आपका बस जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलती है। एक है आपका सामाजिक और आपका कल्चरल के कारण भी आप देख सकते हैं, जहां पर किसी का आपस का सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अगर फैक्टर मैच, तो हमने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को देखा कि जहां पर कोई संस्कृति को समाज ज्यादा आपका डेवलप होता है और अब आपको विविधीकरण भी देखने को मिलता है, तो ऐसी जगह क्या है पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा
डेंस मिलती है। क्लियर हो गया? इतना देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप लोग। जनसंख्या वृद्धि हमको देखना है। क्या देखना है? जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय किसी निश्चित वर्ष में बसे लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन। क्लियर है? क्या है? परिवर्तन से। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अब देखना है, ये जो आपका परिवर्तन सकारात्मक हो। अब ऑब्वियसली वृद्धि हो गई है तो फिर कोई है नहीं, वृद्धि का मतलब बढ़ना है, तो इसमें कोई खास ऐसा लिखाना है नहीं। ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब इसके हम उदाहरण के तौर पे भी थोड़ा सा आपका समझ लेते हैं कि अगर एग्जांपल लीजिए तो कैसे कहेंगे। मान लीजिए वर्ष 2017 में पॉपुलेशन थी 100 करोड़, और अब वर्ष 2018 में पॉपुलेशन हो गई 120 करोड़। तो एक वर्ष में कितना चेंज आया आपका? BCR का। तो यही BCR क्या है? जनसंख्या परिवर्तन। क्या है? जनसंख्या परिवर्तन है। एक वर्ष में जो अंतर आया, पॉपुलेशन कितना आया? 20 CR। मैंने एग्जांपल बताया, 20 लाख हो सकती है, 20 हजार हो सकती है, 20 करोड़ हो सकती है। तो मैंने जनरल आपका एग्जांपल देने के माध्यम से आपको चीजें समझाई है ताकि आपको कंफर्म हुआ। जैसी हो जाए बताए बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। चलिए आगे बढ़े। अगला इसमें देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। क्या देख रहे हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर। यह जनसंख्या में परिवर्तन। यह है जनसंख्या में परिवर्तन है। जो परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कैसा है? ठीक है। हम कहते हैं ना कि इस साल 2010 में 2024 में पॉपुलेशन 5% बढ़ गई है, 4% बढ़ गई है। यानी कि यहाँ तो हमने कैसे बढ़ाई? 20 बढ़ाई है।
कैसे बढ़ाई है 20? किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी है? 100 के, गुणा 100, तो कितना परसेंट निकली? 20%। कितना आंसर आएगा? 20%। यानी कि पहले कितनी थी? 100 थी, कितनी थी? 120। पहले कितनी थी? 100। कितने का चेंज आया? 20 का। इसी 20 को यहां लिखा और डिवाइड किया 100 से। किस पर परिवर्तन हुआ? जिसको कंपेयर करना उसको नीचे लिख देंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हो गया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको इतना ही ध्यान रखना था, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या दर। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, नेक्स्ट में भी कुछ बचा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस पार्ट को अच्छे से देखेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।